करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। कहते हैं जीवन की असली मिठास सेहत में छिपी होती है, लेकिन अगर यही मिठास शुगर में बदल जाए तो आपकी ज़िंदगी का स्वाद भी बदल देती है। और कहीं ना कहीं इस स्वाद को आपके जीवन में बरकरार रखने के लिए हमारे समाज में डायबिटोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। और आप जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में। और आज के हमारे हेल्थ गुरु हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत साबो सर। वेलकम टू द न्यूज़ रूम सर। नमस्कार मैम, धन्यवाद। सर, हम देखते हैं आज भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं कि आखिर डायबिटीज़ क्या है और ये कैसे इतना ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। बहुत सही कहा आपने ऋषिका जी। अभी पहले हम इतनी डायबिटीज़ नहीं देखते थे, अभी अमूमन हर दूसरा तीसरा आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है। जी सर। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं। बेसिकली हमारा जेनेटिक्स, जो हमारा इंडियंस का जेनेटिक्स है। जी सर। दूसरा हमारी खान पान की आदतें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर उत्सव त्यौहार दिन रात मनते हैं और मीठे का सेवन ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ जो हमने दिन पे दिन फिज़िकल एक्टिविटी या शारीरिक दिनचर्या जो व्यायाम वगैरह होते थे वो कम कर दिए हैं, पैदल चलना कम कर दिया है, रातों को ज़्यादा जागना शुरू कर दिया। ये सारे ही कारक हैं जो शुगर को बढ़ावा दे रहे हैं। जी सर, हम अब देखते हैं कि एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक डायबिटिक पेशेंट ज़रूर होता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है? बिल्कुल सही कहा। ये अमूमन अब परिवारों की बीमारी हो गई है, मतलब जिसको हम परिवारों की बीमारी कहते हैं। जैसे एक परिवार में 4 डायबिटिक हैं, 5 डायबिटिक है, किसी किसी जगह तो पूरा परिवार डायबिटिक है। तो बहुत सारे कारक हैं। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक्स उसके पहले है, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा खान पान का नियोजन सही नहीं होना। वो सबसे बड़ा कारण है। सर, जब कभी डायबिटीज़ हो गई किसी को, सर लोग ये मिथ रखे हैं कि डायबिटीज़ हो गई तो वह पूरी ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। सर, आपको क्या लगता है कि ये कम हो सकता है डिसीज़, या फिर ये लाइफ लॉन्ग हो जाती है? नहीं, बहुत सारे लोगों में ये जिसको हम बोलते हैं रिमिट भी होती है कि पीछे चली जाती है। और ऐसा अमूमन हम उन मरीजों में कर पाते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनको डायबिटीज़ का तुरंत पता चला है और वो पता चलने के साथ ही अपने खान पान और शारीरिक दिनचर्या में परिवर्तन ले आते हैं और अपना वज़न कम करते हैं। वज़न कम करना मैं यहाँ एम्फेसिस करूँगा कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10% वज़न कम करते हैं तो आपके डायबिटीज़ के रिमिशन के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे लोग डायबिटीज़ को पीछे भी धकेल पाते हैं। जी सर। डायबिटीज़ सर जब हो जाती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। सर, इसको लेकर के हमें क्या खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए? देखिए मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे चल रही हैं, व्हाट्सएप पे चल रही हैं और लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह जो आपको इस बाबत दे पाएगा वो आपका डॉक्टर या आपका डाइटिशियन दे पाएगा। पर कुछ चुनिंदा मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। वो सारे फल जो बहुत मीठे हैं उनको अवॉइड करना है। इसके साथ ही अपने नमक की इंटेक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि नमक कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर और शुगर साथ साथ चलते हैं। मैदे का उपयोग कम करना है, तेल और घी का उपयोग कम करना है। साथ ही साथ हमें ये जो पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है, ये जो प्रोसेस्ड जितना भी जो बाज़ार में पैक मिलता है, ये जितना भी पैक फूड है, ये कहीं ना कहीं हमारी डायबिटीज़ को बढ़ाता है। इसको हमें कम करना है। और इसके साथ ही, क्योंकि इंदौर चटोरों का शहर है, यहाँ पे सारे चटोरे पाए जाते हैं, मैं भी एक चटोरा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी ये बाज़ार में काले तेल में तला हुआ समोसा और काले तेल में तली हुई कचौरी मिल रही है, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। सर, लोगों को लगता है कि शुगर कम कर देने से डायबिटीज़ कम हो जाती है। तो सर, शुगर के साथ साथ और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? देखिए, शुगर तो चूँकि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो शुगर तो आपको कम करना ही है। साथ ही वो चीज़ें भी कम करना है जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं, अत्यधिक मीठी, जैसे लीची। भले ही वो फल है पर उसमें शुगर ज़्यादा है। और इसके साथ ही यदि आप देखें सीताफल, तो सीताफल भी एक फल है पर उसमें शुगर ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें जिसमें शुगर ज़्यादा है वो कम करनी है। अब कई जगह हिडन शुगर भी होती है, जैसे आपने कोई बच्चे आजकल मानते नहीं हैं और उनको लगता है कि हम क्रैक्स, कुरकुरे, मोमोज़, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ों का सेवन कर लें तो ये भी कहीं ना कहीं शुगर को बढ़ाते हैं। तो ज़रूरी नहीं शुगर सामने दिखे, शुगर छुपी हुई भी हो सकती है, जिसको हम हिडन शुगर बोलते हैं। सर, एक्सरसाइज और वॉकिंग डायबिटीज़ को कम करने में कितना रोल प्ले करती हैं? एक्सरसाइज और वॉकिंग का बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल इसलिए है क्योंकि
जो डायबिटीज़ है उसका सारा नियंत्रण इंसुलिन नाम के हार्मोन से होता है। आपने दिन रात इसका नाम सुना है। अब जो शरीर में इंसुलिन होता है उसके सारे जो रिसेप्टर हैं या जो इंसुलिन को काम करने के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं वो शरीर की मांसपेशियों में होती है। जितना मांसपेशियों का मूवमेंट ज़्यादा होगा उतना हमारे शरीर का इंसुलिन अच्छा काम करेगा, और जितना इंसुलिन अच्छा काम करेगा उतना शरीर में शुगर की मात्रा कम होगी। जितनी शुगर की मात्रा कम होगी डायबिटीज़ के मरीज के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसलिए एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा रोल एक्सरसाइज का इसलिए है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स को बढ़ाते हैं। एंडोर्फिन्स एक केमिकल होता है जो एक्सरसाइज से निकलता है और ये हमारे मन को शांत करता है। जब ये मन को शांत करता है तो हमारे जो तनाव हार्मोन है, जो आजकल दिन रात सबके दिमाग में तनाव भरा हुआ है, उसके कारण जो तनाव हार्मोन निकलते हैं ये उसको कम करता है। तो उसके कारण जो शुगर बढ़ती है उसमें भी ये फ़ायदा देता है। जी सर, फास्टिंग को लेकर के जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें रहता है कि उन्हें व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? फास्टिंग रख सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है ऋषिका जी, क्योंकि कई धर्मों में, हिंदुओं में, मुस्लिम्स में वो व्रत करना बहुत पवित्र चीज़ मानते हैं और व्रत नहीं छोड़ना चाहते। पर जब भी व्रत करें अपने डॉक्टर की सलाह से करें। व्रत करने के पहले अपनी शुगर और बाकी पैरामीटर्स का एक बार चेकअप कराएं और अपने डॉक्टर से एक डाइट प्लान बनवाएं कि मैं यदि व्रत में रहूँगा तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और अपनी दवाइयों को कितना कम करना है। यदि आप ये नियमित रूप से सही तरीके से करेंगे तो आप व्रत कर सकते हैं। जी सर, इंसुलिन इंजेक्ट करवाने से लोग बोलते हैं कि अगर ये स्टार्ट हो गया तो लोगों की आदत बन जाती है। सर, ये एक मिथ है या फिर रियलिटी है? अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, इंसुलिन जब भी चालू होता है किसी मरीज में तो वो तब चालू किया जाता है जब उस मरीज को बहुत ज़रूरत हो। अमूमन ये कई बार शॉर्ट टर्म भी दिया जाता है, जैसे कोई घाव हो गया और आपकी शुगर ज़्यादा है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके पहले आपकी शुगर को तुरंत कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है और उस समय आपको तुरंत शुगर को कंट्रोल करना है, तो ये उन टेम्परेरी सिचुएशंस में भी इंसुलिन आपको दिया जाता है। एक और कंडीशन है जहाँ पे किसी भी मरीज़ की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको तुरंत इंसुलिन दिया जाता है और बाद में धीरे धीरे उसको जो मुंह से दी जाने वाली दवाइयाँ हैं उस पर शिफ्ट किया जाता है। बट यदि आपको कोई किडनी की समस्या है और आपको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दी जा सकती तो कई केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को स्वस्थ रहने में मदद कर रहा है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपके डॉक्टर को लगता है कि उसकी ज़रूरत है तो आप इंसुलिन की तरफ ज़रूर जाएँ। सर, तो ये कैसे इफेक्ट करता है पूरी बॉडी में इंसुलिन लगने के बाद? इंसुलिन बेसिकली, मैंने जैसे आपको कहा कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो शरीर के शुगर के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है। इंसुलिन वो चीज़ है जो शुगर को बॉडी में यूज़ करने में मदद करती है। वही डिसाइड करता है कि इस शुगर का निष्पादन कैसे होगा। यदि शुगर बॉडी में है और इंसुलिन नहीं है तो वो शुगर बॉडी में एक्यूमुलेटेड रहती है और वो अपने दुष्प्रभाव देती है। तो यदि इंसुलिन बॉडी में घूम रहा है या हमने लिया और वो एब्जॉर्ब हुआ और बॉडी में पहुंचा तो वो जो बॉडी में एक्सेस शुगर है उसको कम करता है और हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स को बचाता है। मार्केट में सर हम देखते हैं कि आज हर्बल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं, नेचुरल मेडिसिन आ गई हैं जो लोग यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं सर ये नुकसान भी पहुंचाती है और सर कभी ये फ़ायदा भी करती है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है, लोगों के लिए उन्हें यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए? देखिए ऋषिका जी, अगेन ये ना एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मार्केटिंग से चलती हैं, पर हम यहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या किसी फैंसी आइटम की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सारे दर्शकों को ये चाहिए कि यदि वो कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उस सप्लीमेंट के पीछे का जो विज्ञान है उसको समझने की कोशिश करें। यदि वो कोई भी पाउडर खाते हैं या कोई भी दवा लेते हैं जो आयुर्वेदिक के नाम पे बिक रही है तो सबसे पहले जो बेच रहा है उससे ये पूछें कि इसके अंदर क्या क्या कितनी मात्रा में मिला हुआ है। अभी तो बहुत ओपन वर्ल्ड है, आप किसी भी चीज़ को कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, इसको लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। एक और ज़रूरी बात, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मेटल्स होते हैं, तो यदि आपको किडनी संबंधी कोई समस्या है या आपको लीवर संबंधी कोई समस्या है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि मुझे ये लेने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और उसके बाद ही ये चीज़ लें। सर हम देखते हैं कि जब लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है तो सर उन्हें बहुत ड्यूरेशन बाद जब वो चेकअप करवाने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये डायबिटीज़ अब उन्हें हो चुका है। सर लेकिन हम इसके सर अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिससे हम पहले पता लगा लें कि ये सिम्टम्स डायबिटीज़ के हैं और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत सरल से सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो आपको प्यास का ज़्यादा लगना महसूस होगा। यदि आपका सडनली वज़न गिर रहा है तो वो एक लक्षण हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। इसके अलावा शरीर में कहीं चोट लगी और वो घाव नहीं भर रहा है तो ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है।
इसके अलावा अमूमन कई बार डायबिटीज़ का पता नहीं भी चलता, क्योंकि हम आज दिन भर की आपाधापी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें प्यास लगी कि नहीं, भूख लगी कि नहीं, हमारा वज़न कम हो रहा है। तो मैं सारे श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि 25 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपना डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि ये कराने से आप बचेंगे ही, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो लक्षण तो जब आएंगे तब आएंगे, बेटर है हम उसको पहले ही चेक कर लें, जिससे हम उसका समय पे इलाज करा पाएँ। सर, आपको क्या लगता है कि जेनेटिकली ये कितना ज़्यादा किसी के लिए भी हावी हो सकता है डायबिटीज़? जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने शुरू में कहा, यदि आपके परिवार में डायबिटीज़ है, आपके माता पिता को डायबिटीज़ है, तो आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी के साथ हम सब इंडियंस जो हैं, उनके अंदर ये सारे शोधों में पाया गया है कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हमको डायबिटीज़ कम उम्र में और ज़्यादा असर डालती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपना और बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि हम जेनेटिकली एक्सपोज्ड हैं एक बीमारी के, और वो बीमारी अब हमें चारों ओर दिखने लगी है। तो इसलिए हमें और चाहिए कि हम अपनी समय पे जांच कराएं, चाहे हमें डायबिटीज़ हो या ना हो, हमें जांच कराना है। यदि डायबिटीज़ है तो नियमित जांच कराना है, और डायबिटीज़ नहीं है तो हर साल जांच कराना है, जिससे हमें समय पे इसका पता चल सके। सर, और घर में क्या ऐसे प्रिवेंशंस हो सकते हैं? अगर जेनेटिकली है तो घर में हम क्या ऐसे प्रिवेंशन ले सकते हैं जो हमें इससे बचा सके? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अब हमें ना उस तरफ जाना होगा जहां हम डायबिटीज़ को होने से रोकें, क्योंकि ऑलरेडी जितने मरीज हैं उनका ही इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमें चाहिए कि जिस भी घर में डायबिटीज़ है, उस घर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रूटीन सेट हो। हम लोग नियमित सैर पे जाएं, एक्सरसाइज करें, और हमारे घर की जो किचन है उसको हम डायबिटिक किचन बनाएं। चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो, यदि आपके परिवार में डायबिटीज़ है तो मीठे का कम सेवन करें, नियमित घूमने जाएं, नींद भरपूर लें, तनाव को कम रखें, और ये सब करके आप डायबिटीज़ को बचा सकते हैं। जी सर, पहले हम देखते थे सर कि एक उम्र के बाद ही किसी के सर डायबिटीज़ डिसीज़ेस के सिम्टम्स या फिर उसको डिसीज़ होती थी, लेकिन सर अब उम्र का कोई वही नहीं रह गया है। छोटे बच्चों को भी, यंग जनरेशन में भी आज डायबिटीज़ के सिम्टम्स और उनको डिसीज़ेज आती है। तो सर, इसको लेकर के आज कितनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं? नहीं, देखिए, बहुत दुखद है। अभी हम जो देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में, हम एक आंधी देख रहे हैं नए जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायबिटीज़ की, और जो यंग जनरेशन है वो डायबिटीज़ से बहुत अफेक्ट हो रहा है। कई कारक हैं, तनाव हर लेवल पे है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। खेल के मैदान ख़त्म हो गए हैं, स्कूल में एक्सरसाइज के पीरियड गायब हो गए हैं। इसके अलावा स्विगी जोमेटो ने भोजन को बहुत सुलभ बना दिया, और उसमें भी वही सारा खाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। प्लस फास्ट फूड वर्ल्ड है, हर आदमी फास्ट फूड खाना चाहता है, ये फास्ट फूड कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो यंग जनरेशन इन सब कारणों से इससे पीड़ित हो रही है। दुख की बात यह है कि अब जो पहले हम शुगर यंग बच्चों में नहीं देखते थे, अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे 10, 12, 18 साल की उम्र तक के आ रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, और जो खूब खाते हैं, मतलब खूब खाने से मतलब दिन भर खाते हैं, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। सर, कहीं ना कहीं जब डायबिटीज़ हो जाती है बच्चों को, तो सर वो कहीं ना कहीं एंजाइटी या डिप्रेशन वाली चीज़ों में सर जाने लगते हैं। सर, तभी उनके आसपास के लोग या फैमिली मेम्बर्स उस डायबिटीज़ को लेकर के तो प्रिकॉशन लेते हैं सर, पर एंजाइटी के लिए क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, और सर इस एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात आपने उठाई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके बच्चों को डायबिटीज़ है तो उनसे व्यवहार करने का आपका तरीका अलग होना चाहिए। अलग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उनके कोई विशेष लाड़ दुलार दें, बट उनकी पीड़ा को समझें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि वो बच्चा अपनी दवा का नियमित रूप से सेवन कर रहा है, समय पे इंसुलिन लगा रहा है, और क्या खा रहा है और कब एक्सरसाइज कर रहा है। ये सब चीज़ें आप ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा, चूँकि बच्चा अपने आप में एक एंग्जाइटी में होता है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए उसको दिन रात इंसुलिन लगाना है, दिन रात वो ये तनाव में रहता है। बच्चे आजकल बड़े एजुकेटेड और अवेयर हैं, वो दिन रात तनाव में रहता है, मुझे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, 12-13 साल का बच्चा आके हमें पूछता है कि मेरी किडनी तो ख़राब नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो भी गूगल यूज़ करता है। तो उनको दुलार की ज़रूरत तो है ही, साथ में उनको एक कंपैशन चाहिए। आप उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी तकलीफ़ों को साझा करें और उनको समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उनको डांटें, क्योंकि ये बीमारी उन्होंने तो बुलाई नहीं है, उनके कहने से ये आई नहीं है, और ना ही आपके झिड़कने से ठीक हो जानी है। तो आपको ये करना है कि आपको उनके साथ बहुत सहृदयता से पेश आना है, और उनकी बीमारी में उनका हाथ थाम के चलना है। जी सर, तो हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ एक डिसीज़, फिजिकल डिसीज़ नहीं है, बल्कि इसको मेंटल डिसीज़ से भी होने से बचाना पड़ेगा सर। क्योंकि डायबिटीज़ का एक मानसिक पहलू भी है, और मानसिक पहलू इसलिए है क्योंकि हम अपनी खान पान की आदतों,
व्यंजनों मिठाइयों को खुशी से जोड़ते हैं। तो जब हम किसी की मिठाई छीन लें, उसके व्यंजन छीन लें, उसकी लाइफ से अच्छा खाना छीन लें, तो हम कहीं ना कहीं उससे खुशी को छीन रहे हैं। तो वो अपने आप में अवसाद में आ जाता है। वो एक पार्टी में बैठा है जहाँ 10 लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं और वो 11वां आदमी है जिसे रोका जा रहा है कि तुम गुलाब जामुन नहीं खा सकते। तो एक सेक्लूडेड फीलिंग एक डायबिटिक पेशेंट के मन में आना लाजमी है, वो आती है, बट इसको उसके परिवार वाले, उसके दोस्त और उसके साथ वाले ही दूर कर सकते हैं। सर हम देखते हैं कि आजकल शुगर फ्री जो भी हैं वो कंटेंट आने लगे, जिससे वो डाल के कुछ ना कुछ शुगर का कंटेंट अपने उसमें डाल सके, चाय या फिर किसी ऐसी चीज़ में, जिससे उनका एक शुगर का जो वो लेवल है वो भी रहे आए स्वाद के लिए, और साथ ही साथ उनका डायबिटिक कंट्रोल भी सर बना रहे। आपको क्या लगता है सर, ये शुगर फ्री जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो सर अच्छे के लिए है या फिर वो ख़राब है? देखिए, बहुत सारा शुगर फ्री आता है, अलग अलग वैरायटी का आता है, जिसमें एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, अलग अलग वैरायटी है। बहुत सारी दवाइयों पे रिसर्च हुआ है। कुछ शुगर फ्री दवाइयाँ कैंसर तक कराती हैं। WHO ने पिछले साल इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी। कई शुगर फ्री दवाइयाँ आगे चल के मानसिक विकारों का कारण बनती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी शुगर फ्री नहीं लेना है। स्टीविया एक नेचुरल शुगर फ्री सब्सटीट्यूट है, वो काफ़ी सेफ़ है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि वो हर्बल है, अभी तक की किसी भी स्टडी में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो नहीं पाया गया है। तो स्टीविया एज ए शुगर फ्री अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। सर तो आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ कैंसरस हो सकता है? हाँ, डायबिटीज़ कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है, और डायबिटीज़ अकेला कैंसर की रिस्क को नहीं बढ़ाता, डायबिटीज़ हार्ट अटैक और लकवे की रिस्क को भी बढ़ाता है। और डायबिटीज़ अमूमन काफ़ी सारी बीमारियों का एक पोषक है, तो वो बीमारी को बड़ा करने में मदद करता है। जो बीमारी छोटी है वो, यदि आप डायबिटिक हो और आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो बड़ी हो सकती है। सर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, सर उनकी तरफ से क्या अवेयरनेस रहती है कि ये डिसीज़ कम हो? देखिए, हर सोसाइटी अपनी तरफ से काम करती है। जैसे 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। जी सर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस बार का थीम है, हर बार वो एक थीम देती है जिस थीम पे डायबिटीज़ के लिए काम करना होता है। जी सर। इस बार का थीम है मैनेज योर डायबिटीज़ एट वर्क प्लेस। तो जो काम करने की जगह है वहाँ पे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के रोगियों की जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस साल का वो थीम है। इसके अलावा अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, वो अलग अलग वेबिनार्स आयोजित करती है, पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस सेशंस आयोजित करती है, डॉक्टरों के लिए अवेयरनेस सेशंस आयोजित करती है। इंडिया में रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इंडिया एक बॉडी है जो डायबिटीज़ की रिसर्च पे काम करती है। ये भी देश भर में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करती हैं और रिसर्च करके पता करती हैं कि आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए और क्या करना चाहिए। तो इन सारे तरीक़ों से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जिसकी समझ में और जिसकी जान में जो आ रहा है वो डायबिटीज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। सर जहां हम ये सुनते हैं कि WHO और आपने अमेरिकन बताया, इंडियन बताया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन सर हम वहीं देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या चेकअप इनके होने चाहिए जिससे पता लग सके कि हाँ डायबिटिक जो पेशेंट है उसको अब डायबिटीज़ हो चुकी है और सर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सके। देखिए, इस दिशा में पहल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल शुगर बोर्ड हर स्कूल में मैंडेटरी कर दिया है, जिस बोर्ड पे ये लिखना है हर महीने कि शुगर के क्या दुष्परिणाम हैं और शुगर कैसे हमारे लिए घातक है। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी शुगर से होने वाले खतरे के बारे में बताया जा सके। सेकेंडली, स्कूल्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि हर महीने वो एक सेशन हेल्थ का आयोजित करें और साल में एक बार शुगर पे सेशन आयोजित हो। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहल स्कूल लेवल पे ही होगी। दूसरा जो आपने बोला कि कैसे पता किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है, नापो तो जानो। नापेंगे तो पता चलेगा। शुगर को चेक किए बिना पता नहीं चलेगा कि हमें शुगर है या नहीं। तो अवेयरनेस ड्राइव स्कूल लेवल से ही आनी होगी, जहाँ पे हम स्कूल लेवल पे चेक करें और पता करें कि किन किन बच्चों को शुगर है और उसके बाद उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं वो डिसाइड करें। जी सर, बच्चों में आजकल हम देखते हैं सर कि पेरेंट्स उन्हें कहीं ना कहीं डेयरी मिल्क या कोई ऐसी चॉकलेट्स खिला देते हैं जिसके कारण सर उनके दांतों में भी सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सर क्या हमारे टूथ का क्या वो कनेक्शन है इस डायबिटीज़ को लेकर? डायबिटीज़ शरीर के हर अंग पे असर डालती है और डायबिटीज़ जब भी बढ़ी हुई होगी या शुगर जहाँ भी होगी वो उस हिस्से का शरण करेगी जिसको हम दांतों में कैविटीज़ बोलते हैं। तो बच्चों में दांतों में कैविटीज़ का बहुत बड़ा कारण चॉकलेट्स अपने आप में चॉकलेट ख़राब नहीं होती, पर चॉकलेट के अंदर जो कैरामल होता है
जो कॉर्न सिरप होता है वो मीठा होता है, वो मीठे का सोर्स होता है। जो कॉर्न सिरप है वो दुष्परिणाम देता है, और वो जो दांत है उनके अंदर कैविटी का काम करता है। तो इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो उनको चॉकलेट्स कम दें, मीठा कम दें, और साथ ही साथ वो चीज़ें कम दें जिनमें हिडन शुगर है। भले ही वो दिख नहीं रही पर अंदर तो है, और वो दुष्परिणाम देगी ही देगी। सर, शुगर के हाई लेवल को हम डायबिटीज़ करके बोलते हैं। सर, शुगर के लो लेवल पर क्या चीज़ें होती हैं, और सर कैसे फिर हम इसको इनरिच कर सकते हैं? देखिए, हाई शुगर को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो परमानेंट होता है तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। कम शुगर होने पे इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, मतलब शुगर का घट जाना। तो 70 के नीचे अमूमन जब शुगर का लेवल जाता है ब्लड में तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसमें मुख्य लक्षण आते हैं पसीना आना, कन्फ्यूज़न होना, बोलने में तकलीफ़ होना, मति भ्रम होना। ये सारी चीज़ें कम शुगर पे होती हैं। इलाज बहुत सरल है। इमीडिएट इलाज तो ये है कि आप उसको मीठा खिलाएं। 15-15-15 का रूल है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको खिलाना है, 15 मिनट वेट करना है, फिर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिलाना है, फिर 15 मिनट वेट करना है। ये एक सिंपल सा डिक्टम है जो हम मरीजों के लिए फॉलो करते हैं, और इससे बहुत हद तक हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल हो जाता है। तो हम सर ये जानना चाहेंगे, आपने कार्बोहाइड्रेट बोला, तो सर हम उसमें क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं उस वक्त? घर में चीनी अवेलेबल है, चीनी ले सकते हैं। रसगुल्ला अवेलेबल है, रसगुल्ला दे सकते हैं। ये बहुत जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। गुड़ है आपके पास, खांड है, वो दे सकते हैं। घर में कोई भी मीठा जो है, मिश्री है, मिश्री की डली है, उसको कूट के आप दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार का मीठा जो है वो जो तुरंत मिल जाता है घर में, चाहे आप ग्लूकॉन डी का पैकेट हो, रसना हो, रूह अफ़ज़ा हो, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है, और ये आप कुछ भी दे सकते हैं। जी सर। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए? एक आइडियल लाइफस्टाइल। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें समय पे सोना और समय पे जागना चालू करना होगा। जी सर। इसके बाद हमें रोज़ नियमित एक्सरसाइज करनी है। कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो करनी ही है, और 150 मिनट एक हफ्ते में हमें एक्सरसाइज करनी है। खान पान पे नियंत्रण करना है। खाने पीने का समय भी नियमित होना चाहिए। समय पे खाना है, समय पे सोना है, और खाने में मैदे का, शक्कर का, तली हुई चीज़ों का, इनका उपयोग कम से कम करना है। साथ ही जो पैकेज्ड चीज़ें हैं, जो पैकेट बंद चीज़ें आती है, उनसे दूर रहना है। सर, अभी तक के आपके लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ कि सर वो केस बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग था, बट द एंड सर आपको वो बहुत ज़्यादा सुकून दिया क्योंकि उस इंसान के डायबिटीज़ का लेवल कंट्रोल में आ गया हो? ऐसे कई केस हैं, बट एक केस जो मुझे हमेशा याद आता है वो ये है कि एक हमारे बड़े बुजुर्ग से अंकल जी हैं, वो अभी भी हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही ट्रीटमेंट के लिए हैं। तो उनकी शुगर का लेवल 300-400 रहता था, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी शुगर 300-400 क्यों रहती है। हम उनको दवा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक दिन हमने उनको एक छोटा सा डिवाइस आता है आजकल, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो डिवाइस लगाया कि पता तो करें कि इनकी शुगर कैसे बढ़ती है। कुछ समय आता नहीं था। हमने जब CGM की रीडिंग देखी तो हमको रात को 3 बजे रोज़ CGM की वैल्यू में हाई दिखा। हमने घर वालों से पता किया कि ये रात को 3 बजे क्या होता है, तो बाद में हमें पता चला कि अंकल जी चोरी छिप के फ्रिज खोलते थे, और उसमें जो भी मीठा रखा होता था उसको खा के चुपचाप आके वापस सो जाते थे। तो बड़ा सुकून मिला जब हमने उनको पकड़ लिया, बट बड़ा मुश्किल हुआ उनको ये समझाना कि ये जो रात को आप करते हो ये आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। जब उनको हमने ग्राफ दिखाया, उनको समझाया, तो उनको उनकी चोरी समझ में आई, और उसके बाद अब उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, और अब वो ठीक है। सर, एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए सर हम देखते हैं सर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये सर मेडिसिन के क्षेत्र में आता है। और सर क्या चीज़ है आज, क्योंकि हम सर देखते हैं छोटा एक इक्विपमेंट आता है, एक डिवाइस आता है जिससे हम अपना डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो सर ये कैसे आज बेटरमेंट के लिए है? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी का डायबिटीज़ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डायबिटीज़ ना एक 24/7 की बीमारी है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको मॉनिटर करना होता है, और वो ग्लूकोमीटर से संभव नहीं है, क्योंकि हम कितने छेद करेंगे, कितना बार ब्लड लेंगे और कितनी बार टेस्ट करेंगे। तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग उनमें से एक है। छोटा सा चिप होता है जो आपके शरीर पे चिपक जाता है, और वो 15 दिन तक ग्लूकोज की मिनट बाय मिनट रीडिंग देता है। अब इसके आगे भी दुनिया जा रही है। कई चीज़ें हैं जो हमारे पास आती हैं जिनका रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो अब एक 6 महीने का सेंसर आ रहा है, एक बार सेंसर लगाएंगे वो 6 महीने तक कंटिन्यूस शुगर की वैल्यू आपको बताएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो घड़ी आ रही है, घड़ी जो आपकी शुगर की वैल्यू आपको बताएगी, और वो बहुत जल्द आप लोगों के हाथों में होगी। सर, तो आपको क्या लगता है कि सर जब ये घड़ी आएगी, क्योंकि अब ये स्मार्ट वॉचेस में कन्वर्ट हो चुका है सर, कहीं ना कहीं पल्स रेट कभी ना कभी सर अलग होते हैं, तो सर उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? नहीं, देखिए, आपकी बात ठीक है, थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएशन देगी,
बट टेक्नोलॉजी अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव करते जाती है, इसीलिए टेक्नोलॉजी आज भी बनी हुई है। तो शुरुआत में तो ये ज़रूर होगा कि थोड़ी ऊपर नीचे रीडिंग्स आएंगी, बट धीरे धीरे हम लोग आज भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से चल रही हैं। एक समय वो आएगा जब वो बिल्कुल प्रिसीजन बेस्ड वैल्यूज़ देंगी और तब हमारे मरीजों की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सर, आपके स्ट्रीम में जो यूथ अब आने वाला है, सर एक इंस्पिरेशन आप उसे क्या देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टरी वैसे ही एक नोबल प्रोफेशन है, इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है और किसी भी मरीज़ के लिए डॉक्टर का दर्जा जो है भगवान से कम नहीं होता। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो भगवान के तुल्य हैं, तो उनका व्यवहार भी भगवान जैसा ही होना चाहिए। मतलब एक आइडियल जो होता है मरीज़ के मन में वो भगवान होता है और उसके बाद आप होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको भगवान तुल्य बनना पड़ेगा, दूसरा मरीज़ की पीड़ा को समझना होगा और तीसरा अपने काम को 100% ईमानदारी के साथ करना होगा। यदि आप ये सब करेंगे तो आप ज़रूर एक बहुत सफल डॉक्टर बनेंगे। आशा करते हैं कि आज डॉक्टर साहब ने आपकी लाइफ में कैसे मिठास और कितनी मिठास मेंटेन करनी है उसके बारे में आपको पता चला होगा। वहीं ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।